अब हम सेकंड टॉपिक ले लेते हैं इस वीडियो का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So, what is a इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सबसे पहले हम बता देते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, दैट इज कॉल्ड अ फाई। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया जाता है, ई लगा दिया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको भी हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन उसके आगे हम एम से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक या बी से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से, ये साइन फाई का है, राउंड लेके एक लाइन खींचनी है आपको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले इसमें एक टर्म आएगी, एरिया। हम बात कर लेते हैं एरिया की, कि एरिया क्या होता है। देखिए एरिया, आज तक हमने क्या देखा है, जो एरिया होता है हम नॉर्मली हम 9th क्लास की, 10th की क्लास की या 11th क्लास की बात करूँ, बेसिकली 11th की बात करते हैं। अगर एक 11th का स्टूडेंट है, अगर उससे पूछा जाए कि एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, तो ऑब्वियसली जो 11th का स्टूडेंट है वो बताएगा कि एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन अब हम आ गए हैं 12th क्लास में। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि एरिया कौन सी क्वांटिटी होती है, तो आपको बताना है कि जो एरिया होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। यस, जो एरिया होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर सिर्फ मैं एरिया बोल रहा हूँ तो उस एरिया को हम कंसिडर करते हैं एज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर इसके आगे मैंने एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो इन दोनों को कंबाइंड मिलाकर हम बोलेंगे वो कौन सी क्वांटिटी हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। अब एरिया, एरिया तो स्केलर होता है, लैंड इन द ब्रेथ, है ना, साइड स्क्वायर, कुछ भी ले लेते, किसी का भी एरिया निकाल लेते, हमने आज तक पढ़ा है स्केलर होता है, कहीं भी हम डायरेक्शन कुछ देखते ही नहीं है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, उसकी एरिया के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी देखेंगे, तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी में चेंज हो जाएगी। तो अब एरिया वेक्टर क्वांटिटी में हम किस टाइप से चेंज कर सकते हैं वो देखते हैं। अब हम मान लेता हूँ मेरे पास एक कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, ये हॉरिजन है, वो पॉइंट ले लेता हूँ मैं उसको, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है और ये जेड एक्सेस है। इसके ऊपर मैंने एक एरिया अज्यूम कर लिया, ये वाला, ये भी ए है, ये वाला पॉइंट भी ए मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं हम ए ही है, या इसको हम बी एज्यूम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने बी एज्यूम कर लिया, ये हमारा रेक्टेंगुलर है तो ये रेक्टेंगल है तो ये ए हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा बी हो गया है। ओके, अब अगर हमसे एरिया पूछा जाए तो इसको मैं ए, बी, सी और डी लिख देता हूँ। अब अगर मुझसे एरिया पूछा जाएगा तो क्या लिखूंगा मैं, हाँ भैया एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, क्या होगा यहाँ पे, ए बी इंटू बी सी, एरिया होगा। अब ए और बी डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। तो इस मिनिमम डिस्टेंस को, ए और बी जो है हमारा, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, इस मिनिमम डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ। और अगर इसको डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो इसके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, वेक्टर लगा दूंगा, तो ए बी क्या हो गया, वेक्टर के फॉर्म में हो गया। इसी तरह से अगर मैं बी और सी की बात करूंगा, ये जो बी ए सी है ये भी मिनिमम डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को मैं डिस्प्लेसमेंट ले सकता हूँ। तो इस बी और सी के ऊपर भी क्या लगा दिया हमने, वेक्टर लगा दिया। तो ए और बी वेक्टर है, बी और सी ये भी क्या है हमारे पास, वेक्टर है, दोनों ही वेक्टर है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या आएगा, वेक्टर ही आता है। 11th क्लास का बेस था, क्या बेस था 11th का, अगर मेरे पास ए वेक्टर है और क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, बी वेक्टर है, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी कौन सी क्वांटिटी आएगी हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। कंडीशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए,
ओके, डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, आर। अगर ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, 11th का बेस है, तो ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर ये आई कैप है, एक्स में आई कैप लेते हैं हम, जे वाई में जे कैप लेते हैं, तो जेड में क्या होगा, के कैप होगा। मतलब इन दोनों का परपेंडिकुलर जो होगा वो रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा। तो ए बी कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है ए बी। बी सी कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो जो एरिया होगा वो एरिया कौन सी डायरेक्शन में आएगा, जेड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर हम एक एग्जांपल ले लें, क्या एग्जांपल ले लें, देखिए अगर ये रहा मेरा ए, ठीक है, ये रहा मेरा बी। अगर मुझे ए और बी दे रखा है, अगर मुझे एरिया और परपेंडिकुलर निकालना है तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये इस बुक से आउटर, बाहर की ओर, या फिर इधर की ओर, दोनों में से कोई सी भी एक डायरेक्शन क्या होगी, मेरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये एक्स, ये वाई, बी, तो ये एरिया की डायरेक्शन की होगी जेड डायरेक्शन। ओके, तो क्या हो गया, एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसलिए एरिया की डायरेक्शन फिक्स हो गई है। इसलिए जो एरिया और वेक्टर जिसे बोलते हैं हम, वो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हमारी कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एरिया वेक्टर की क्वांटिटी हमारे पास हो गई है। यहाँ से हमने एरिया वेक्टर को कवर कर लिया है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो पहली डेफिनेशन है वो क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर ऑफ एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, क्या, मान लेता हूँ मेरे पास एक एरिया है, एरिया ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले एक, कि हमारे पास एक एरिया है, ये एक एरिया है। ओके, हमने एक एरिया और मान लिया क्लोज लूप है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो इसके अंदर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर दी है, एक दो, कुछ लाइन ऊपर से जा रही है मान लेते हैं, और कुछ लाइन इसके नीचे से जा रही है। तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर ऑफ एरिया, परपेंडिकुलर है, तो दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किस टाइप से है कि हमारे पास ये एरिया है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल कर यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है, इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइंस, इन लाइंस को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दैट ऑल ऑफ फोर लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगे वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 2। क्यों, क्योंकि दो ही कर रही हैं, बाकी की जो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है ये ऊपर से और नीचे से जा रही है, ये इसमें से पास नहीं कर रही है। अगर मैं इस टाइप से ले लूँ, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 फाई ई इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो जितनी भी टोटल नंबर ऑफ लाइन पास करेंगे उसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन जो मेजर हम यूज में लेते हैं, सेकंड डेफिनेशन क्या है, सेकंड डेफिनेशन, द डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, नॉट अ क्रॉस प्रोडक्ट। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, या एरिया वेक्टर को एक चीज बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफ एरिया, इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक प्लस। इसे क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक प्लस कहा जाता है। कैसे, मान लेता हूं कि मेरे पास इस टाइप से एक एरिया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से पास कर रही है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी अभी आगे आपने पढ़ा था इसी वीडियो में, तो इस डायरेक्शन में मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मेरे पास क्या रख रखा है मैंने, ये जो एरिया है मैंने इसको इस टाइप से रख रखा है, ये हमारे एरिया इस टाइप से थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है। अगर टेढ़ा रखा हुआ है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ये वाला जो एरिया वेक्टर होगा,
एरिया वेक्टर होगा वो कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एरिया परपेंडिकुलर इस टाइप से रखा है। तो एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में होगा आपके, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया। एरिया वेक्टर को हम डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया इसको एस से। ओके, ये एरिया वेक्टर को मैंने डिनोट कर दिया एस वेक्टर, वेक्टर लग जाएगा, एरिया वेक्टर है। दोनों के बीच में हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना एज्यूम कर लेता हूँ मैं, थीटा एज्यूम कर लेता हूँ, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, किस किस के बीच का डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरे पास, ई है, एंड डॉट प्रोडक्ट है तो बीच में डॉट लगा देता हूँ मैं, एंड परपेंडिकुलर ऑफ एरिया, परपेंडिकुलर ऑफ एरिया एस इज इक्वल टू फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए हमेशा आपको याद करना हो तो कभी भी एक ट्रिक होती है, कभी भी आप जो डेफिनेशन से इन डेफिनेशन इसको याद मत कीजिए, आप फॉर्मूले को याद कीजिए। अगर फॉर्मूला याद है तो उससे आप इनडायरेक्टली डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन याद करेंगे तो उसके साथ साथ में आपको फॉर्मूला भी लर्न करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं तो उसके साथ आपको डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ट्रिक होती है कि आप हमेशा फॉर्मूला लर्न कीजिए, डेफिनेशन कभी भी याद मत कीजिए। ओके, सो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब अगर यहाँ पे अगर हम बात करें कि डॉट प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है तो ये डॉट प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो डायग्राम में क्या हमारा एस है, इसके साथ थीटा एंगल है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जब भी आपकी तिरछी जा रही होती है, तिरछी जा रही है, जब भी तिरछी जा रही होती है तो उसके क्या करते हैं हम, कंपोनेंट करते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ए, अगर इसका मुझे कंपोनेंट करना हो, ये थीटा अगर मैंने एज्यूम कर लिया तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा, ए कॉस थीटा, 11th का बेसिक अगेन, एंड ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ये होता है हमारे पास। तो हमें यहाँ पर कंपोनेंट करने, तो अगर मैं एस को देख रहा हूँ तो एस का जो थीटा के साथ कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होगा हमारे पास यहाँ पे, एस कॉस थीटा, ये वाला, और जो ऊपर वाला कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, एस साइन थीटा होगा। ठीक है, तो ई इस डायरेक्शन में और एस कॉस थीटा, तो एस के साथ कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे, फाई ई इक्वल टू ई एस, डॉट पर हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा मैं, कॉस थीटा लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है और हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कॉस थीटा आ रहा है, ई के साथ कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, कॉस थीटा। इसीलिए कॉस थीटा जब भी आता है तो उसको उठा के वापस हम डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं, और जब भी डॉट प्रोडक्ट आ जाता है तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमेशा कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक, अगर मैं सिर्फ किसकी बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो वो तो कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। बट इलेक्ट्रिक प्लस कौन सी क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, तो फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की, यूनिट क्या होगी इसकी, क्या होगी यूनिट, ई, ई की यूनिट क्या थी, न्यूटन अपॉन कूलम, एफ अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, तो न्यूटन अपॉन कूलम इनटू एस एरिया, तो मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलम इनटू मीटर स्क्वायर हो जाती है। ओके, तो अब इसके अंदर दो टर्म्स और है हमारे पास, दो कंडीशन ले रहे हैं हम। क्या कंडीशन ले रहे हैं, देखिए फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, क्या कंडीशन ले रहा हूँ मैं, फर्स्ट कंडीशन मेरे कि मान लेता हूँ मेरे पास जो एरिया है, ये रहा एरिया, तो एरिया और परपेंडिकुलर मेरा इस डायरेक्शन में होगा इस कंडीशन में, तो ये एस, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा इसी डायरेक्शन में होगा ई। तो अगर मैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई की वैल्यू देखूंगा तो फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर होगा, फाई ई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर
डॉट प्रोडक्ट आऊँगा क्या लगाऊंगा कॉस थीटा, तो स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो ई एस कॉस थीटा हो गया ये। अब थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड एस। क्या ई और एस के बीच में कोई एंगल है? नहीं है, दोनों एक दूसरे के क्या है यहाँ पर, हमें क्या दिख रहे हैं, पैरेलल है। जब अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। जैसे थीटा इक्वल टू जीरो हो गया तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एस कॉस जीरो एंड कॉस जीरो इक्वल टू वन। तो फाई ई इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ई एस। ये कौन सी कंडीशन आ गई हमारे पास, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम प्लस कब होगा, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल होते हैं तो फाई की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर किसको पैरेलल बोल रहा हूँ, ध्यान से, ए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस बोथ आर पैरेलल, दोनों को पैरेलल बोल रहा हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, सिर्फ मैंने क्या लिया, एरिया, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। एरिया परपेंडिकुलर है, वेक्टर एरिया पैरेलल है, एरिया परपेंडिकुलर है। कैसे, देखिए, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा एरिया, ये रहा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। तो एरिया परपेंडिकुलर या वेक्टर एरिया इसी डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन अगर मैं एरिया ले रहा हूँ, सिर्फ एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, ये पहली कंडीशन, तब मैक्सिमम होगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारे पास, सेकंड कंडीशन क्या होगा, अगर मैंने मान लिया कि मेरे पास एरिया इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से जा रही है हमारे पास, यहाँ से क्रॉस होकर यहाँ से यूं जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, लेकिन इसका जो एरिया परपेंडिकुलर है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऐसी डायरेक्शन मिल लिया मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया। अगर हम देख रहे हैं इस कंडीशन में, तो इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। सो फाई इक्वल टू कितना है हमारे पास, ई एस कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो मतलब इस कंडीशन में, कब, जब ई एंड एस बोथ आर पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तब आती है हमारे पास, जीरो हो जाती है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हो गई। तो इस लेक्चर में हमने यहाँ तक की बात करी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना